दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, हम इस समय पर दोस्तों अपना बिहार का जो एस्टेट का पाठ्यक्रम है उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं। संपूर्ण सिलेबस हमने कहा था निःशुल्क हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र के जो भी टॉपिक है, रसछंद अलंकार और हिंदी व्याकरण हम कहीं न कहीं अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन रचनाएँ हमारे लिए बिल्कुल नई है। इसलिए हम सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में दोस्तों रचनाओं के क्रम में सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हैं, सभी 6 कहानियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, जिसमें से हम गोदान और मैलांचल 2 उपन्यासों का पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम दोस्तों त्यागपत्र उपन्यास जो कि जैनेन्द्र का है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके भी हम 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसके 6वें भाग का अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जैसा कि बीपीएससी का पेपर भी होने वाला है, तीसरे फेज़ की बहाली 20 मार्च में है, तो उसके लिए एस्टेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए एस्टेट की तैयारी पूरे दोस्तों अच्छे से करिए आप लोग। तो चलिए आते हैं अपने विषय वस्तु पर, 6वें भाग पर। मैं वहाँ सो नहीं सका। प्रमोद कह रहा है दोस्तों, मैं वहाँ सो नहीं सका। मेरा मन बहुत घबराने लगा। जो कहानी सुनी है उसे कैसे लूँ, कैसे झेलूँ, उसे कैसे झेलूँ। मन से वह संभाली नहीं जाती थी। इलाज यही था कि मैं उससे बचकर चला जाऊँ उसी अपनी दुनिया में जहाँ वस्तुओं का मान बंधा हुआ है और कोई झमेला नहीं है, जहाँ रास्ता बना बनाया है और खुद को खोजने की ज़रूरत नहीं है, जिज्ञासा जहाँ शांत है और प्रश्न अवज्ञा का द्योतक है। इन बुआ का मैं क्या बनाऊँ, उनकी इस कोठरी में मैं अपना ही क्या बनाऊँ। यहाँ सब कुछ उलट पुलट गया मालूम होता है। पति गृह को छोड़कर यहाँ गंदे व्यभिचार में रहने वाली नारी पति धर्म की बात करती है, और उसको सुनता हुआ एक पढ़ा लिखा मुझ जैसा समझदार युवक उस नारी को लांछित नहीं करता, बल्कि उसके प्रति और खींचकर रह जाता है। ओ असहाय है, यह एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। बुआ घर नहीं चलेगी। देख लिया, मैं उन्हें घर नहीं ले जा सकता हूँ। मैं उन्हें उनकी राह से क्या एक पग भी इधर उधर कर सकूँगा, मुझे नहीं मालूम। मैं शायद कुछ नहीं कर सकूँगा, वह मुझे कुछ नहीं करने देंगी। उनकी मति उलट गई है, वह नहीं सुधरना चाहती, तब मैं उन्हें क्या सुधारूँ। और मुझे इसी में शंका होने लगी कि सुधार की ज़रूरत उनमें है कि मुझ में है। यह शंका असहाय ही थी। मैं बीए में पढ़ने वाला युवक उच्च विचारों में रहता था, उच्चता की तरफ देखता था। मैं अपने महत्व से भरा था, उस महत्व से कुछ इधर उधर जिसे निचाई समझता हूँ, वहाँ भी कुछ सच्चाई है। यह नहीं जानना चाहता था, जानकर सहना नहीं चाहता था। मुझको बड़ा जो बनना था। मैं लेटे लेटे सहसा उठा, अपने नीचे बिछे हुए कपड़ों को एक एक कर उठाया और तह करके चिनकर रख दिया। सोचने लगा कि इस कमरे की व्यवस्था को संपूर्ण बनाने के लिए क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता, पर ऐसा कोई काम नहीं सूझा। कमरे की सब चीज़ें ठीक अपनी अपनी जगह थी। साफ कमरे को एक बार और भी अपनी ओर से झाड़ू देकर साफ कर जाऊं। सोचा इसमें कुछ हर्ज नहीं। जूता पहनकर और उसके तस्मे बांधकर बुहारी ले मैं यहीं काम करने लगा। बिल्कुल चुपचाप वहाँ से चले जाने का साहस नहीं होता था। जी की कृतज्ञता कुछ तो व्यय हो नहीं बहुत भारी मालूम होती थी, लेकिन झाड़ू देकर चूक न पाया था कि बुआ आ पहुँची। मैं बहुत लज्जित हो गया और जल्दी में झाड़ू हाथ से अलग कर ऐसा खड़ा हो गया कि जैसे मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, गलती से मुझे अभियुक्त के कटघरे में खड़ा हूँ। प्रमोद, यह तुम्हें क्या सूझ गया है? क्या अभी चले जा रहे हो? सोए नहीं? हाँ, अब जाना चाहिए। नहीं तो चाहिए हाँ, अब जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, पर कमरे में ऐसा कूड़ा तो बहुत नहीं मालूम हुआ। जाना तो चाहिए, पर कमरे में ऐसा कूड़ा तो बहुत नहीं मालूम होता कि बुहारी की ज़रूरत हो। और क्यों भाई?
क्यों अब जाना ही चाहिए? घर पर माँ ने बुलाया है। मैंने कहा था ना कि ब्याह की बातचीत है, सो जाना है। ब्याह की बातचीत? मैंने कहा तो था, मैंने सुना ना होगा। तो ब्याह की बातचीत चल रही है। तेरे ब्याह में तो मैं भी शरीक होना चाहती थी। चाहती थी कि क्या? मैंने जरूर शरीक होगी, उन्होंने लज्जित वाणी में कहा। हाँ रे, जरूर शरीक होंगी। मैंने कर्म जो ऐसे किए हैं। बातचीत पक्की हो गई। मेरे बिना पक्की कैसे हो जाएगी बुआ? और मैं अभी ब्याह नहीं करूँगा। उन्होंने बात आगे न बढ़ने दी। कहा, कब जाएगा? अभी? गाड़ी अभी जाती है। इस बात का उत्तर ना देकर मैंने पूछा, बुआ सच तुम ब्याह में भी ना आओगी? कैसे आऊँगी? कैसे क्या होता है? आने की तरह से आओगी। मैं समाज की बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुम परवाह नहीं करो भाई तो चल सकता है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि परवाह ना करूँ। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटी की फिर हम किसके भीतर बनेंगे या कि किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगल आकांक्षा में खुद ही टूटती रहूं। क्या कभी सोचा था कि तुम्हारा ब्याह होगा और मैं अलग मन महसूस कर रह जाऊंगी? लेकिन चलो, जो होना है होगा ही। मैं इस बातचीत के बीच में कपड़ों के चिने हुए ढेर पर ही आ बैठा था। मैंने वहीं से कहा, सो मुझे भी तुम्हारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, यही ना? बुआ ने आकुंठित भाव से कहा। हाँ, यह भी, लेकिन ज़रूरत से जो काम होते हैं उनकी मर्यादाओं को लांघकर कभी बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें भी हो पड़ती हैं। यह तुम्हारा आना ही क्या बिल्कुल वैसी ही गैर ज़रूरी बात नहीं है? लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत उसको नहीं रोक सकी और तुम यहाँ आ ही पड़े ऐसे ही। मैंने बीच में बात काटकर कहा, अब ना जाऊँगा, अब ना आऊँगा। नहीं आना चाहिए। मैं तो तुमको अपनी ओर से भी यही समझाने वाली थी। जो समाज में है, समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने का जुम्मा भी उन पर है। वह उनका कर्तव्य है। जो उसके उच्छिष्ट हैं या उच्छिष्ट बनना पसंद कर सकते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करने की छूट हो सकती है। प्रमोद, यह बात तो ठीक है कि सत्य को सदा नए प्रयोगों की अपेक्षा है, लेकिन उन प्रयोगों में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जान की अधिक समाज दर नहीं रह गई है। मैं अंडर ग्रेजुएट उनकी कुछ भी बात नहीं समझ सका। आज वे बातें मुझे याद आती हैं और मुझे निश्चय हो गया है कि सचमुच जो शास्त्र से नहीं मिलता वह ज्ञान आत्मव्यथा से मिल जाता है। नहीं तो इतने गंभीर जीवन तथ्य को इस स्वाभाविकता से वश में करने और व्यक्त करने के बुआ के अधिकार का और भेद क्या हो सकता है? मैंने उस समय कहा था, बुआ मैं अब नहीं आऊँगा। मैं सहायता का मन लेकर आया था। देखता हूँ सहायता कोई नहीं लेता है। बस मैं अब नहीं आऊँगा। मैं अब सोचता हूँ कि वह कहने योग्य हीन बुद्धि मेरी तब किस भांति हो गई थी। इसके जवाब में बुआ ने जो कहा था मुझे आज खूब याद आता है। उन्होंने कहा था, प्रमोद, सहायता की मैं भूखी नहीं हूँ क्या? तुझसे ही वह सहायता ना लूँगी तो किससे लूँगी? लेकिन सहायता का हाथ देकर क्या मुझे यहाँ से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बिठाने की इच्छा है? तो भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरी वैसी अभिलाषा नहीं है। सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा मन पक्का होता रहे कि कोई मुझे कुचले तो भी मैं कुचली ना जाऊं, और इतनी जीवित रहूं कि उसके पाप के बोझ को भी ले लूं और सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करूं। प्रतिष्ठा मुझे क्यों चाहिए? मुझे तो जो मिलता है उसी के भीतर सांत्वना पाने की शक्ति चाहिए। उस समय तो मैं उनके शब्दों को कुछ नहीं समझा था और मैंने जवाब में धीमे से कहा था, मैं जाऊं? उन्होंने कहा, हाँ, जाना हो तो जाओ और सुखी रहो। जाते जाते मैंने मन को बहुत कड़ा करके कहा, कुछ ज़रूरत हो तो लिखना। बुआ ने हंसकर कहा, हाँ लिखूंगी। मैं खड़ा हो गया था, कोट बाहों में डाल लिया था, हैट हाथ में था। इस भांति चलने को उद्यत मैं उनके सामने खड़ा हुआ अपने को भयंकर असमंजस में अनुभव कर रहा था। झुककर उनके पैर छू लूं? हाँ, जरूर छूने चाहिए।
पर मुझसे कुछ बन नहीं पड़ रहा था। उस समय मैंने मानो देर हो रही हो इस भाव से कलाई में बंधी घड़ी को सामने करके देखा और जरा माथा झुकाकर कहा, अच्छा बुआ प्रणाम, और कहते ही मुड़कर चल दिया। बुआ ने कहा, सुखी रहो भैया। लेकिन उस आशीर्वाद का स्नेह और कंपन कानों की राह प्राप्त करके मेरी गति और तीव्र हो गई। मानो रुका कहीं की जाने कौन मुझे पकड़ लेगा। तेज कदम बढ़ाता हुआ बाहर आया और सीधी स्टेशन की राह पकड़ ली। बाहर वह कोयले की दुकान दिखी, जहां वह व्यक्ति तराजू की डंडी पर हाथ रखे हुए ग्राहक को कोयला तौल रहा था। इस भय से कि वह मुझे देख न ले, झटपट नीचे आंख डालकर मैं और तेज चाल से बढ़ता ही चला गया। तो ये दोस्तों था छठवां भाग। अब हम दोस्तों सातवां भाग देखेंगे। घर पर माँ ने पूछा, कहाँ रह गए थे? सतीश कहता था कि तुम एक रोज उनसे पहले कॉलेज से चल दिए थे। मैंने कहा, बुआ को खोजता हुआ रह गया था। वे उस नगर में रहती हैं, जैसे किसी ने उन्हें डंक मारा हो। माँ ने कहा, कौन? बुआ, मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। क्या? माँ, वे यहाँ नहीं आ सकती। माँ ने जोर से कहा, सुन प्रमोद, तेरी बुआ अब कोई नहीं है। मेरे सामने उसका नाम ना लेना। लेकिन सुनती हो अम्मा? मैंने कहा, मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। माँ ने कहा, तू जो चाहे कर, पर खबरदार जो मुझसे उसकी बात कही, कुलबोरन कहीं की। बुआ के नाम पर माँ के भीतर जो कष्ट था उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वह कष्ट ही उनके शब्दों में प्रकट हो रहा था, लेकिन तब मैं यह नहीं समझ सका था और उसी बात को लेकर माँ से मन में कुछ दूरी बना बैठा था। यह कहना अनावश्यक है कि विवाह का जो प्रस्ताव उस समय उठाया गया था उसे मैं स्वीकार न कर सका। माँ नाराज हो गई, लेकिन मैंने देख लिया कि दुनिया में मैं अकेला हूँ, कोई किसी का नहीं है। नाते रिश्ते झमेले हैं। जिंदगी बहती चली गई। बीए का इम्तहान नज़दीक था और मैं पोजीशन लाना चाहता था। बुआ की याद को मन में गहरी बैठाने से बचना चाहता था। क्या फ़ायदा, फिर भी वह याद गहरे में तो थी ही। उसके कारण इस दुनिया का बहुत कुछ व्यर्थ और निकम्मा मालूम होता था। सुख नीरस जान पड़ता और दुख सार। मन की महत्वाकांक्षा कुछ अपने में बुझती सी थी और आपसी स्पर्धा जिससे जिंदगी में तेजी आती है हल्की और उपहास से मालूम होती थी। पर मैं मन की इस हालत में पतवार छोड़ अपने को बहने नहीं देना चाहता था। वहाँ क्या हुआ होगा? क्यों जी, वह आदमी चला गया होगा। फिर क्या हुआ होगा? ओह, कुछ भी हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? मन में एक गांठ सी पड़ती जाती थी। वह ना खुलती थी ना घुलती थी, बल्कि कुछ करो वह और उलझती और कसती ही जाती थी। जी होता था कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं क्यों सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है। सारा चक्कर यह ऊटपटांग है। इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है। इससे ज़रूर कुछ होना होगा, ज़रूर कुछ करना होगा। पर क्या? क्या? वह क्या है जो भवितव्य है और जो कर्तव्य है? कोई बात पकड़े ना मिलती थी और मन घुट घुट कर रह जाता था। इसी में अपने साथियों से मेरा मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। वे मुझे चिढ़ाने लगे थे, पर उनका चिढ़ाना मुझे छूता भी ना था। यह ख्याल तो चेतना में बंधा था, बिखरा नहीं था कि इम्तिहान होना है, उसमें नामवारी के साथ पास होना है और आगे बढ़ना है। पर जीवन की सामाजिकता को निभाने की और मन की चिंता मंद हो गई थी। वह प्रवृत्ति ही सूख गई था। कम या बिल्कुल ना मिलने जुलने से, हंसी विनोद खेल कूद में शामिल ना होने से किसी तरह की कोई कमी जीवन में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मालूम ही ना होता था कि कुछ करने योग्य मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ही मन की अवस्था में एक रोज कॉलेज से उठकर रेल पकड़ मैं उस नगर के स्टेशन पर आ उतरा। पर कहाँ रखी थी वहाँ वह कोयले की दुकान? उस कोठरी में
रहा था। उस आदमी के बारे में मालूम हुआ कि वह काफ़ी दिन का यहाँ से उठ गया है, अपनी औरत को पीट पाट कर छोड़कर भाग गया है। पर उस औरत का फिर क्या हुआ, यह पूरी तरह किसी को नहीं मालूम था। हाँ, मर्द के जाने के बाद भी वह 1 डेढ़ महीना तो यहाँ ही रही। यह खबर मिली। कपड़े सीती थी और काम चलाती थी। बड़ी भली औरत थी। दुख दर्द में ढांढस बंधाती थी। बच्चों को घर बैठकर पढ़ाया करती थी और सबके छोटे मोटे काम को तैयार रहती थी। पर फिर कहाँ गई यह नहीं पता। अधिक खोज खबर लगाने पर पता चला कि उसको उसको दिन पूरे लग रहे थे और उसे इसकी चिंता भी थी और कभी कभी अस्पताल जाने की बात किया करती थी। मैंने अस्पताल में जाकर छानबीन की। मिशन के अस्पताल में 5 महीने हुए एक मीनाल नामक स्त्री आई थी। उसके वहाँ एक लड़की हुई। होने के चौथे रोज उस लड़की के माता निकली। वह जनरल वार्ड में थी। नर्सों को ज़्यादा याद नहीं है। 15 दिन में लड़की की चेचक ठीक हो गई होगी, क्योंकि उसी रोज से माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है। कहाँ गई? मेरे इस प्रश्न पर अस्पताल की बड़ी मेम डॉक्टर मुझे देखती रह गई। बोली, क्या आप सचमुच समझते हैं कि इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, हो भी सकता है कि दे सके। बोली, मुझे आप पर आश्चर्य है। मैंने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने बच्चे को मिशन में तो नहीं देना चाहा? बोली, हाँ, याद आया। कौन महीना? सितंबर। ठीक है, वही केस होगा। क्या उम्र थी? होगी 24-25। ठीक, रंग साफ? हाँ, अच्छा रंग था। ठीक, वही केस है। हमसे वह कुछ काम भी मांगती थी। नर्स बनने को तैयार थी। अंग्रेजी भी जानती थी ना। अच्छी लड़की थी, मुझे याद है। हमने कहा, बच्चा मिशन को दे दो और तुम भी प्रभु ईसा मसीह को मान लो तो यहाँ रह सकती हो और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना। हिंदुओं में यही तो है। वह तुम्हारी कौन है? उसको समझाना। यीशु खुदा का नबी है। दुनिया को सच्ची राह बताने वाला वह है। उस पर ईमान लाना चाहिए, समझे? उसको समझाना। मैंने पूछा, तब फिर क्या हुआ? वह नहीं रही, चली गई। हाँ, यहाँ से चली गई। इसके आगे शायद आपकी मदद करने में मैं असमर्थ हूँ। मेरी परीक्षा के दिन निकट आ गए थे। मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं दे सका, चला आया। अब मैं तो पढ़ रहा था। मुझको यह बात बहुत विचित्र मालूम होती थी कि छुटपन में मैं जिन बुआ के इतने पास था, उन्हीं को अब खोज कर भी नहीं पा सकता हूँ। वही जो मुझे इतना दुलार करती थी, अब शायद मुझसे बचती हैं। मैं सोचता, यह दुनिया में क्या क्या हमने खड़ा कर दिया है, जो दो के मनों के स्नेह को ऐसे फाड़ देता है। मन क्या फटने के लिए है? क्या वे आपस में जुड़े रहने के लिए नहीं है? मेरे विवाह संबंध की फिर बात चल पड़ी थी। इस बार का रिश्ता माँ बहुत ही अच्छा समझती थी। कुल शील संपदा की दृष्टि से अच्छा था ही। लड़की भी बहुत सुंदर, सुशील और शिक्षिता थी। देर यह थी कि मैं एक बार उनके यहाँ पहुँचकर कन्या को देख लूँ और कन्या मुझे देख ले। मैं इसको दिनों से टालता आया था। मुझे जाने क्यों अपने बारे में बहुत संकोच होता था। अपने में मैं संकित ही बना रहता था। किसी तरह की अपनी बड़ाई भीतर से उभर कर आती ही ना थी। प्रशंसक मेरे भी थे, लेकिन अपनी प्रशंसा का कारण मुझे अपनों में नहीं मिलता था। इसके विपरीत अपने में जो मुझे मिलता था, उससे मैं कुछ और निराश हो आता था। लेकिन इस बार मुझे वहाँ जाना ही पड़ा और संयोग की बात की उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। और देखिए दोस्तों, लेकिन इस बार मुझे वहाँ जाना ही पड़ा और संयोग की बात उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। फिर देखिए दोस्तों, शादी की बात चली थी जब, ये देखिए यहाँ से देखिए, मेरे विवाह संबंध की फिर बात चल पड़ी। इस बार का रिश्ता माँ बहुत ही अच्छा समझती थी। कुल शील संपदा की दृष्टि से तो अच्छा था ही। लड़की भी बहुत सुंदर, सुशील और शिक्षिता थी। देर यह थी कि मैं एक बार उनके यहाँ पहुँचकर कन्या को देख लूँ और कन्या मुझे देख ले। मैं इसको दिनों से टालता आया था। मुझे जाने क्यों अपने बारे में बहुत संकोच होता था। अपने में मैं संकित ही बना रहता था। किसी तरह की अपनी बड़ाई भीतर से उभर कर आती ही ना थी। प्रशंसक मेरे भी थे, लेकिन अपनी प्रशंसा का कारण मुझे
अपनों में नहीं मिलता था। इसके विपरीत अपने में जो मुझे मिलता था उससे मैं कुछ और निराश हो आता था। लेकिन इस बार मुझे वहाँ जाना ही पड़ा और संयोग की बात कि उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। लेकिन इस बार मुझे वहाँ जाना ही पड़ा और संयोग की बात उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। देखता क्या हूँ कि जो डॉक्टर के घर पर छोटे बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही है वे और कोई नहीं बुआ ही है। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला और उन्होंने मुझे देखकर ना देखने का सा भाव दिखलाया। लेकिन उस कारण मैं वहाँ कुछ काल प्रकृतिस्थ नहीं रह सका। लड़की ने मुझे नापसंद नहीं किया। जहाँ तक मैं यह बात जान सकता हूँ मेरे उन्हें नापसंद करने का सवाल ही नहीं था। देखकर मैं उनके रूप गुण की समीक्षा में जा सका ही नहीं। इतनी सुदबुद्ध ही न रही थी। क्या वह मानव कन्या है? तब फिर किन्नर लोक की परी क्या होगी? किन राजनंदनी, उन राजनंदनी, यही नाम था। क्या नाम था दोस्तों उसका जिससे शादी होनी थी प्रमोद की? राजनंदनी। उन राजनंदनी यही नाम था कि पहली ही निगाह देखकर मेरा निश्चय बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मेरा वाक चातुर्य मेरा साथ छोड़ जाने कहाँ चला गया था। मैं झेप कर रह गया था, बोल कुछ भी नहीं सका था। इस अकृतार्थता पर अपने से उस समय मैं रुष्ट भी हो आया हूँगा। प्रतीत होता है वह रोष हठात प्रकट भी कुछ हो गया था, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि समझा यह गया कि लड़की मुझे पूरी तरह पसंद नहीं है। निश्चय है कि इस भ्रम को मैंने यथाशीघ्र पूर्ण सफलता के साथ छिन्न भिन्न ही कर दिया था। और उस घर में मेरी अभ्यर्थना का आग्रह कुछ और बढ़ गया। सबको पहले ही मेरी खातिर मंजूर थी, लेकिन अब बात कुछ और थी। भावी सास जी की बात तो बस पूछिए नहीं। वह हर वक्त मुझे घेरे रहती थी। बात बात में मैंने उनसे कहा, बच्चे स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं ना, या घर पर ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में तो जाते ही हैं, पर वहाँ कुछ पढ़ाई होती है और यहाँ उधम इतना मचाते हैं कि राम राम। इससे एक तो मास्टरनी लगा ली है। एक मास्टर आता है, 30 रुपया माहवार मैं अलग से पढ़ाई पर खर्च करती हूँ, तभी तो मास्टरनी अच्छा पढ़ाती है। हाँ, भली औरत है, गरीबनी है, अच्छा बोलती बतलाती है और संतोषन भी है। बच्चे उनसे खुश हैं। हाँ, बच्चे खुश हैं, बच्चे तो बहुत ही खुश हैं। 2 महीने से लगी है, लेकिन हमें तो उसका बहुत सहारा हो गया है। यहाँ कहीं स्कूल में भी पढ़ाती होगी? हाँ, पढ़ाती है। हम क्या देते हैं, यही 8-10 दे देते हैं, कोई ठीक अभी तय भी नहीं। 8-10 में भला क्या होता है, पर चलो गरीब है, सहारा ही सही, उसे बुलवाऊं? मैंने कहा, नहीं नहीं, बुलवाएंगी क्यों? उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जब होता है मैं बुलवा लेता हूँ और वह आ जाती है। अकेली है, हमारे हाथ का काम बटा देती है तो उसका भी मन बहल जाता है और हमें भी सहारा होता है। अच्छी लड़की है, बात का बुरा नहीं मानती। मालूम होता है तुम्हारे घर से बहुत हिली है। हाँ, आती जाती है। इस ब्याह में उसे बड़ा चाव है। गिरस्ती का सुख बेचारी के कपार में था नहीं। तुम्हें देखने की उसे बड़ी लालसा थी। जाने आज चली क्यों गई, ठहरी क्यों नहीं? काम होगा नहीं तो तुमको तो वह देखना चाहती थी मुझको। हाँ, बड़ी बड़ी का उससे प्रेम हो गया था। बड़ी मतलब दोस्तों राजनंदनी, जिससे शादी होनी थी प्रमोद की, उसकी बात है। हाँ, बड़ी राजनंदनी का उससे बड़ा प्रेम हो गया है। हम सभी उसे चाहते हैं। लो, उसे बुलाती हूँ, मिलना बोलना। मैंने शीघ्रता से कहा, नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है। मैं सचमुच इन भावी सास से बातें बढ़ाना नहीं चाहता था, पर वह तो एक बार शुरू करके बात का अंत ना कर पाती थी। फिर भी बोली, मैं अभी बिट्टन के हाथ उसे बुलाती हूँ। मैंने जरा जोर से कहा, नाहक किसी को क्यों तकलीफ दोगी, रहने दो। बोली, तकलीफ उसे कब कोई बुलाता होगा? मैंने अनायास कहा, क्यों? बोली, अकेली बेवा है, कहीं दूर की अपने को बतलाती है। उसका कौन घर कुटुंबी यहाँ बैठा है? उसी भाव से मैंने पूछा, यहाँ कहीं पास ही रहती होगी? कुल 3 मिनट का रास्ता है। मैंने जल्दी से कहा, खैर, बुलाने की ज़रूरत नहीं है तो जाने दो। ठीक है, हैरान होगी बेचारी।
अब तुम आराम कर लो। मैं आराम तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय मुझे छोड़कर चले जाने के लिए मैं उनका कृतज्ञ हुआ। उसी दिन शाम को मैं बुआ के यहाँ गया। स्कूल के पास ही वह एक छोटे क्वार्टर में रहती थी। मैं पहुँचा तब फ्रेम पर एक रूमाल काढ़ रख रही थी। मैं पहुँचा तब फ्रेम पर एक रूमाल काढ़ रही थी। मुझे देखते ही कहा, आओ, और पीढ़ा छोड़कर मेरे बैठने को सामने सरका कर रख दिया। बैठा थोड़ी देर मैं उन्हें देखता रहा। कोई कुछ नहीं बोला। सफ़ेद बिना किनार की धोती थी, बाल ढीले जूड़े में बंधे थे। आँखों की स्निग्धता विशेषता से निगाह को आकृष्ट करती थी। देह एकहरी और वशीभूत, मानो अपने भाग्य से गहरा सौहार्द है। प्रण बन किसी प्रकार की भी नहीं। जो झेला है सब पी गई, सबका रस बन गया है, खार कोई नहीं। मैं ही बोला। मैंने कहा, मैं वहाँ गया था। धीमे से बोली, मैं जानती हूँ तुम जाओगे। अस्पताल में भी गया था। तुमने मुझे नहीं लिखा। क्या लिखती? अच्छा, मुन्नी कहाँ है? मर गई। मर गई? कब मर गई? कैसे मर गई? 10 महीने की होकर मर गई। रोग से मरी, कुछ भूख से भी मरी। मैं चुप पड़ गया। थोड़ी देर बाद कहा, मिशन वाले उसे मांगते थे, दे क्यों नहीं दिया? वे चुप रही। अनंतर बोली, गलती हुई, पर माँ बनना ही गलती थी। मैं चुप भी नहीं रहा गया। पूछा, यहाँ कैसे आई? भटकते भटकते ही आई। सुनकर त्रियोपोर न पूछा गया, बैठा रह गया। पर तब भी तो मुझे ऐसा नहीं मालूम हुआ कि बुआ उस भटकने का अब भी प्राणांत चाहती थी। आगे भी तो भटकना ही है, आगे भी तो भटकना ही है। सदा के लिए भाग्य में भटकना बदा है। मानो यह खूब जानती है और जानकर त्रप्रशेष अवशेष भाव से तृप्त काम होकर उसे ही अपना ले यह चाहती है। जैसे किसी और कृतार्थता नहीं है, और कृतार्थता नहीं है। किसी और निगाह भी उठाकर देखना नहीं है। मैंने कहा, बुआ अब? बोली, अब तो तेरी शादी है ना? हाँ, मेरी शादी है। क्या तुम जानती थी कि शादी मेरी ही है? नहीं, यह नहीं जानती थी। राजनंदिनी की शादी जानती थी, पर वही तेरी भी है। यह जानती तो क्या मैं यहाँ ठहरती? यह जानती तो क्या यहाँ मैं ठहरती? क्यों ठहरती? क्यों नहीं? मैं अपशकुन जो हूँ भाई, अपशकुन से बनता काम बिगड़ जाता है। अब भी मैं सोच रही हूँ कि क्या चली ना जाऊँ। पर सुन, एक बात तुझसे कहती हूँ, यहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब आ गया तो आ गया, फिर मेरे यहाँ मत आना। मेरे कुलशील का कुछ पता है? इससे मेरे यहाँ आना जाना ठीक नहीं है। और सुन, जैसे हो यह विवाह ठीक करना ही होगा। लड़की मेरी देखी भाली है, खूब सुंदर है और शीलवती भी है। मैंने अचानक कहा, तो तुम्हारी राय है यह रिश्ता कबूल कर लूँ? ज़रूर कर लो। अच्छी बात है, कर लूँगा। लेकिन अब तक कुछ और सोचता था। अब विचार कर लिया है कि एक बार साफ कह देना होगा कि तुम मेरी बुआ हो। उन्होंने एकाएक दोनों कानों को हाथों से ढाँप कर कहा, ना ना भाई, ना, कभी नहीं। मैंने कहा, मैं छल नहीं कर सकता। विवाह के मामले में तो छल कर ही नहीं सकता। यह जीवन भर का संबंध है। क्या उसे झूठ पर खड़ा करूं? बुआ ने कहा, झूठ तो भाई आज यह है कि मैं तेरी कोई भी हूँ। बता, मैं आज तेरी कोई क्या हूँ? कभी यह सत्य था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह तोड़ ताड़ कर धूल में पटक दिया है। धूल में से उठाकर उसी के निर्जीव छूछे पिंजर को तू हठपूर्वक सामने लाकर सत्य कहना चाहता है। यही झूठ है। मैं कहती हूँ प्रमोद, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़। जा जा, अब भी यहाँ मत ठहर। देर तक यहाँ रहेगा तो ठीक ना होगा।
उस समय भीतर ही भीतर सचमुच मुझे भी यह मालूम हो रहा था कि यहाँ देर तक मेरा रहना ठीक न होगा। लोग जाने क्या समझे। मैं आज इसी पर आश्चर्य किया करता हूँ कि लोग क्या समझेंगे। इसका बोझ अपने ऊपर लेकर हम क्यों अपनी चाल को सीधा नहीं रखते हैं, क्यों उसे तिरछा आड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों के अपने मुंह हैं, अपनी समझ के अनुसार वे कुछ कुछ क्यों ना कहेंगे। इसमें उनकी क्या बाधा है, उन पर किसी का क्या आरोप हो सकता है। फिर भी उस सब का बोझ आदमी अपने ऊपर स्वीकार कर अपने भीतर के सत्य को अस्वीकार करता है। यह उसकी कैसी भारी मूर्खता है। मुझे वहाँ 2 रोज हो गए। सबने देखा कि मास्टरनी से मेरा परिचय है और बढ़ रहा है। मामूली तौर पर इस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया, बल्कि लोग मास्टरनी से इतने संतुष्ट थे कि मेरा उधर झुकना उन्हें अच्छा भी मालूम हुआ। वे दिन हंसी खुशी में बीते। बुआ के बारे में भी मेरी चिंता एक तरह से कम हुई। 2-4 उनका हालचाल पूछने वाले हैं, रोटी की गुजर हो जाती है। चलो इतनी भी खैर है। मुझसे लोग प्रसन्न मालूम होते थे। वहाँ बच्चों से मेरी खूब पट गई थी। साले सालियाँ नए नाते से मुझे पुकारने लगे थे। राजनंदनी 2-1 बार सामने पड़ी तो सिंदूरिया हो गई और पलकें आगे दूसरा पल वहाँ नहीं ठहरी, भाग गई। टीका हुआ और रुपए नारियल मैंने भेंट में पाए। तब भी मेरा चित्त भीतर कहीं संदिग्ध भी था। पूरी तरह वह खिल नहीं पा रहा था। कहीं भीतर इस बात पर मैं दबा आता था कि सच्चाई मैं खोल नहीं रहा हूँ। वह दबाव इतना हो गया कि जब चलने का समय आया तब मैंने डॉक्टर साहब से मानो चुनौती के साथ कह दिया कि मास्टरनी मेरी बुआ है। उन्होंने इस बात को स्वाभाविक भाव से सुन लिया और कुतूहल से अधिक कोई और भाव प्रकट नहीं किया। मैंने उनको सारी बात कह सुनाई और कह दिया कि वह अच्छी तरह सोच समझ लें। बुआ को मैं बुआ मानता हूँ और मानूंगा। डॉक्टर साहब मेरी ओर कुतूहल से देखते रहे। बोले, ठीक तो है, इसमें बुराई क्या है? इसमें मेरे लिए खास तौर से सोचने समझने की क्या बात है? आई हैव यू, व्हाट मोर डू वाई वांट। मुझे सचमुच अपने मन के व्यर्थ द्वंद्व पर लज्जा आई। मैं खुशी खुशी वहाँ से विदा हुआ। राजनंदनी ने एक गुप्त भेंट और अनन्य विश्वास से मुझे अनुग्रहित किया था, पर विधि लीला स्थिति में तनाव आया और मेरे झुकने पर भी वह न संभली। रिश्ता टूट गया। सास राजनंदनी की माता दृढ़ता से उसके प्रतिकूल थी और बिरादरी को भी उसमें आपत्ति थी। डॉक्टर साहब को उसके टूटने की बहुत ग्लानि थी। उनसे मेरे अंत तक संबंध बने रहे और वे मुझे पत्रों में सदा अपना पुत्र ही लिखते रहे। नंदनी के दूसरे विवाह पर उन्होंने बहुत असंतोष भी प्रकट किया और कदाचित उसका कुछ दुष्परिणाम भी सुनने में आया था। खैर, वह जो हो, ना बिरादरी से और ना अपनी भार्या से कुछ उनकी पार बस गई सो तो हुआ, लेकिन फिर बुआ को भी उस नौकरी पर नहीं रहने दिया गया। ट्यूशन तो छूट ही गई। इस खबर को सुनकर मैं एकाएक चिंता में पड़ गया। चिट्ठी दी तार दिया, पर जाने का सुविधा न पा सका। लेकिन जाने वह चिट्ठी तार किस कुएं में गए। यह पता अवश्य लगा कि बुआ वह जगह छोड़ गई है। छोड़कर कहाँ गई है राम जाने। इस दुनिया में क्या जगह उनकी है कि जहाँ जाए। कोई ऐसी जगह नहीं। इसलिए आज तो सब जगह उनकी अपनी है, सब एक समान है। तो दोस्तों, ये था 7वां क्या कहते हैं भाग त्यागपत्र उपन्यास का। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में हम दोस्तों इसका 8वां भाग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो आपके बिहार स्टेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं, कहानियां सभी उपलब्ध हैं। पूरा मैलांचल उपन्यास उपलब्ध है, पूरा गोदान उपन्यास उपलब्ध है और त्यागपत्र उपन्यास दोस्तों 7 भाग इसके भी उपलब्ध हैं। इनको देखिए। धन्यवाद दोस्तों।